डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं और उस इंग्लिश ग्रामर में आपने वॉइस नहीं पढ़ा तो आपका इंग्लिश ग्रामर इनकम्प्लीट है, समझिए अधूरा है। तो क्या आप चाहते हैं कि उस ग्रामर को पूरा कर लें और आपका नॉलेज में कुछ वृद्धि हो, कुछ ग्रोथ हो, कुछ डेवलपमेंट हो? जी हां, हर कोई चाहता है कि इंग्लिश ग्रामर उसका बहुत अच्छा हो और इंग्लिश ग्रामर में उसका नॉलेज अच्छा हो। तो बिना वॉइस के संभव नहीं है। तो आज हम वॉइस को देखेंगे, ये क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड में उसको समझने की कोशिश करेंगे। वॉइस, आज के बाद आपका टेंशन जो वॉइस के प्रति है वो नहीं रहेगा और आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। और भूलने की तो बात ही नहीं है कि भूलेंगे भी वॉइस होता क्या है। चलिए बिना समय गमाए हम लोग वॉइस की ओर चलते हैं। ये वॉइस क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने टेंस पढ़ा होगा, आपने टेंस पढ़ा तो ये भी जानते होंगे कि टेंस में क्या होता है। अगर हम कोई सब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके साथ ऑब्जेक्ट रखें या ना रखें ये आप पर डिपेंड है। लेकिन वॉइस अगर हम चेंज करते हैं तो उस सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट रहना मस्ट है। यही दोनों में अंतर है। पहले हम लोग समझेंगे टेंस और वॉइस में। टेंस में क्या रखते हैं? टेंस में हम लोग क्या रखते हैं? टेंस में जो है होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, यानी कि कुछ भी रख सकते हैं। टेंस की बात हम लोग कर लें। टेंस में क्या रखते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। लेकिन वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जब तक ना हो तब तक हम उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी वॉइस के लिए मेन स्ट्रक्चर ही है और टेंस के लिए स्ट्रक्चर ही है। बहुत कम लोगों को पता है कि वॉइस का स्ट्रक्चर और टेंस का। टेंस के लिए आप जो है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड कुछ भी जोड़ डाल सकते हैं, लेकिन वॉइस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रखना मस्ट है। यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसे आप एक एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर कभी कभी ऑब्जेक्ट छिपा भी रहता है तो बात अलग है, लेकिन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। क्लियर हो गया? तो समझेंगे कि वॉइस है क्या। जिस प्रकार टेंस जो है वर्ब पर डिपेंड है, टेंस डिपेंड है किस पर? वर्ब के फॉर्म पर। उसी प्रकार वॉइस भी डिपेंड है वर्ब के फॉर्म पर। अगर वर्ब के फॉर्म चेंज हो रहा है तो समझिए कि वॉइस भी चेंज हो रहा है। यानी कि टेंस किसका है? अभी आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था टाइम और टेंस में डिफरेंस को। अगर आप उसको नहीं देखे तो देख लें। टाइम और टेंस के मेन डिफरेंस जो होता है उसको मैंने बना दिया है। तो टेंस क्या है? टेंस का जो डिपेंड करता है ना, वह वर्ब के फॉर्म पर डिपेंड करता है। उसी तरह वॉइस भी वर्ब के फॉर्म पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो चले हम लोग पहले डिफाइन देख लें कि वॉइस होती क्या है। इसके बाद डिफाइन देख लें कि वॉइस होती क्या है। ये जो वॉइस होता है ना, वॉइस का डिफिनेशन देख ले। वॉइस का डिफिनेशन देख ले, क्या है? द चेंज द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब के रूप का चेंज होना। द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। वर्ब जो है अपना रूप बदलता है, अगर सब्जेक्ट के अनुसार बदले या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले, किसी के अनुसार बदले तो वह वॉइस होती है। यानी कि वर्ब के फॉर्म को ही चेंज करना वॉइस होती है। वर्ब के फॉर्म जो चेंज होगा ना वही वॉइस होगा। अगर वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो एक्टिव वॉइस होगा। अगर वर्ब का फॉर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो वह पैसिव वॉइस होगा। तो वॉइस को दो कैटेगरी में बांटते हैं, वॉइस को दो कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट हो गया एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। सेकेंड हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोनों का डिफिनेशन सेम है, एक साथ कहेगा तीनों का डिफिनेशन सेम है। कैसे? इसमें मैंने लिखा द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर कर दे तो एक्टिव वॉइस। फिर है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो दोनों का डिफिनेशन, वॉइस का डिफिनेशन पढ़ लिए, दोनों का डिफिनेशन आपने पढ़ लिया। तो एक्टिव वॉइस का क्या होगा? एक्टिव वॉइस का द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, according to subject is called active voice, active voice। आया समझ में? the change in form of a verb according to subject is called active voice। verb का चेंज होना, वर्ब का चेंज होना, अगर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होता है तो वह एक्टिव वॉइस है। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो पैसिव वॉइस है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं पैसिव वॉइस के। आप पैसिव वॉइस को तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब according to object is called passive voice, पैसिव वॉइस। यानी कि जब सेंटेंस के अनुसार वर्ब चेंज हो, मतलब कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होता है उसके अनुसार वर्ब अगर चेंज होता है तो एक्टिव वॉइस है। अगर वर्ब जो है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो पैसिव वॉइस है। क्लियर हो गया? आप इस तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात मन में उठती है कि वॉइस पढ़ती क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका रीजन देखते हैं, उसके क्या कारण है, हमारे लाइफ में क्या यूज है। जब तक कोई यूज नहीं होता है लाइफ में ना, तब तक हम उस चीज को नहीं पढ़ते। तो यूज क्या है हमारे लाइफ में, सबसे पहले देखें। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे आप साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं,
या कोई भी इंग्लिश का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देख लें कि यूज हमारे लाइफ में है कि नहीं। अगर आपका यूज पता चल जाए तो उसको पढ़िए, नहीं तो आपके लिए बेकार है। इसलिए हम वॉइस का यूज पढ़ें। यूज क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा आई किल ए टाइगर, आई किल ए टाइगर। मैं लिखा आई किल ए टाइगर। इस सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या है, मैंने एक्सेप्ट किया, किसी के सामने मैं बोलता हूं, अगर कहता हूं आई किल ए टाइगर, मैं बाघ को मारता हूं, या मैंने एक बाघ को मार दिया, ये भी चलिए। इसको ले लें, आई किल्ड ए टाइगर, आई किल्ड ए टाइगर, मैंने बाघ को मार दिया। अब इस सेंटेंस में क्या है, अगर इस बात को मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, मैं घूम रहा हूं जंगल में, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाता हूं, उसके अफसर को बोलता हूं कि मैंने एक बाघ को मार दिया। वो अफसर कहते हैं आपने बाघ को कहां मारा, क्यों मारा, इतना सारा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि क्यों मारा, कहां मारा, इतना सारा नहीं। आपने एक बाघ को मार दिया, आप पर एफआईआर होगी, एक गारंटी है। और तुरंत वह जो है पुलिस को कॉल करते हैं, उसको जो है पकड़िए, इसने बाघ को मार दिया, बाघ को मार दिया। मैंने सिंपल शब्दों में कहा आई किल्ड ए टाइगर, बाघ को समझिए, आई किल्ड ए टाइगर, मैंने बाघ को मार दिया। अगर मैंने बाघ तो मार दिया, काम तो मैंने किया, लेकिन एक्सेप्ट ना करूं तो, लेकिन एक्सेप्ट ना करूं और वो फॉरेस्ट ऑफिसर को पता होना चाहिए कि बाघ मारा गया। मैं ये भी चाह रहा हूं, मैं दो तरीके लेकर ऑप्शन लेकर वहां जाता हूं। एक ऑप्शन मैं स्वेच्छा से बोल देता हूं कि मैंने काम किया, और फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता हूं, मैंने काम किया, मेरा पर्पस ये था कि मैं इन्फॉर्म इसलिए कर दूं क्योंकि बाघ को आप जो उसको डेड बॉडी को हटा लें, बाघ को डेड बॉडी को आप हटा ले, मैंने मार दिया, किसी कारण से मारा हूं लेकिन मार दिया, आप हटा लें। लेकिन वह क्या करता है, वह मुझे पकड़ेगा, पहले बाघ को बाद में छोड़िए, पहले मुझे पकड़ेगा। अब मैं तरकीब लगाता हूं कि मैंने काम तो कर दिया, मारने का काम तो कर दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन मैं पकड़ा न जाऊं, तब मैं क्या करूं। तब उसके लिए थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करते हैं, और कुछ नहीं। क्या करते हैं, लिख देते हैं ए टाइगर बाज कील्ड, ए टाइगर बाज कील्ड, बाघ मार दिया गया, ए टाइगर बाज कील्ड। अब मैं इस बात को कहता हूं एक टाइगर बाज कील्ड, तो जो ऑफिसर है वो मुझे नहीं पकड़ेगा, तब क्या पूछेगा, वो मरा हुआ बाघ कहां है, उसका लोकेशन पूछेगा हमसे, हमें जो है अरेस्ट नहीं करेगा, लोकेशन पूछेगा। क्यों, क्योंकि किसने मारा ये तो अनभिज्ञ है, वो ये किसने मारा वो अनभिज्ञ है, उसको पता नहीं है किसने मारा। मैं मैसेंजर का काम किया कि मैंने उसको इंफॉर्मेशन दिया, मैंने बाघ को मार दिया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि किसने मारा। तो क्या करेगा वह क्या करेगा, जाकर के बाघ को देखेगा कि किस जगह मारा गया, हमसे ये सूचना ले सकता है कि किस जगह मारा गया, मुझे बताइए, चलकर बताइए, लेकिन मुझे अरेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका भी प्रूफ नहीं है वो किस बाघ को किसने मारा। तो देखिए दोनों सेंटेंस में क्या अंतर पड़ा, बहुत ही सुंदर अंतर पड़ा। इसने मैंने सब्जेक्ट को छिपा दिया
ऑब्जेक्ट को आगे ला दिया। इसमें मैंने सब्जेक्ट को छिपाया, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को लाया। सेंस यानी कि इसका सेंटेंस का जो है मीनिंग बदल गया। सेंटेंस का जो मीनिंग था ना, जो सेंस तो हो निकलना चाहिए सेंटेंस का सेंस बदल गया, मीनिंग नहीं। सेंटेंस का सेंस बदल गया, मीनिंग नहीं बदला। सेंटेंस का सेंस बदल गया। ये क्या है? मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यही है वॉइस। अगर आप काम करें और एक्सेप्ट ना करें तो अपने आप को हटा देना ही वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो हम इसलिए वॉइस पढ़ते हैं ताकि अपने आप को गौन कर दे। इसलिए पैसिव का मीनिंग ये होता है टू लॉस देयर पोजीशन। पैसिव का मीनिंग होता है टू लॉस देयर पोजीशन, अपना अधिकार खो देना। आया समझ में कि हम पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं, एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं? ताकि मैं अपने आप को छिपा दूं, अपने आप को अलग रख दूं। काम तो मैंने किया लेकिन अपने आप को अलग रख दूं। जैसे एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको, एक सुंदर सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। I beat your brother. I beat your brother. मैं आपके भाई को पीटता हूं। I beat your brother. मैं आपके भाई को पीटता हूं। अगर ये बात जो है मैं आप तक पहुंचाऊं तो आप क्या करेंगे? आप हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आपने भाई को क्यों पीटते हैं, आप हमारे भाई को क्यों पीटते हैं, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इस सेंटेंस में, क्या कर दूं? योर ब्रदर इज बीटेन। योर ब्रदर इज बीटेन। आपका भाई पीटा जाता है। सेंस समझनिएगा, बहुत अच्छा है। आपका भाई पीटा जाता है। अब आप मुझको नहीं डांटेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पीटने वाला को आप नहीं जानते हैं कि किसने पीटा। तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, पूछते हैं तो कहां पिटा रहा है, ये पूछते हैं, उसका लोकेशन पूछते हैं, न कि मुझे डांटते हैं। तो अगर आप जो है अपने आप को छिपाना चाहते हैं तो आप वॉइस का प्रयोग करें। तो बहुत ही मस्त चीज है वॉइस। जब हम सब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस का प्रयोग करें। लेकिन अगर आप नहीं हटाना चाहते, अपने आप को दिखाना ही चाहते हैं, तो एक्टिव ही रहने दें। तो आपने समझ लिया कि एक्टिव से पैसिव जो वॉइस पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं। अब आप हम समझेंगे, आपने वॉइस का डिफिनेशन देख लिया। वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, और क्यों रीजन है क्यों पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का मेथड क्या है। हम लोग मेथड पढ़ेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का मेथड पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का मेथड पर एक्टिव पैसिव एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस, इसमें कुछ बता दें।
इसमें कुछ बता दें कि जो पैसिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस होती है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? V3। फर्स्ट रूल है, कुछ रूल देख लें, कुछ रूल देख लें, रूल देख लें कि पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं? इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस यूज V3। पैसिव वॉइस में V3 लगाएंगे। क्लियर हो गया? और क्या है कि आपको जरूरत के अनुसार ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाना है। अगर लगे कि जरूरत है तो बाय लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट इफ नेसेसरी। कब? इफ नेसेसरी अगर जरूरी है तब लगाएंगे। इफ नेसेसरी, जरूरी है तो लगाएंगे और जरूरी नहीं तो नहीं लगाएंगे। एक क्लियर हो गया? और क्या अब ये है, इसमें आपने केस पढ़ा होगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब पढ़ा होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है आई रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में मी लगाएंगे। आई का मी लगाएंगे। यू का चेंज नहीं होगा, यू का यू हो जाएगा। ही का हिम लगाएंगे। सी का हर लगाएंगे। दे का देम लगाएंगे। दे का देम लगाएंगे। बी का अस लगाएंगे। तो ये सब आप नोट कर लें, किस जगह पर चेंज क्या करना है ये नोट कर लें। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। आप देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, इसको आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं जब आगे बनाऊंगा तो समझा दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपका क्लियरनेस नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर होने के लिए एग्जाम्पल होना मस्ट है, तो मैं एग्जाम्पल दूंगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब बात होती है एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव जो है, एक्टिव टू पैसिव सबसे पहले देखेंगे जो टेंस होती है ना, टेंस का जितने भी आपका सेंटेंस होगा ना वो एक्टिव होगा। टेंस का सभी सेंटेंस एक्टिव होगा और उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। टेंस का यानी कि टेंस आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस चैनल पर जाइए, उस पर टेंस का वीडियो है, उसमें आप देखिए, आपको हर चीज मिलेंगे। तो टेंस आपने पढ़ा होगा कि टेंस हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और सभी के चार प्रकार होते हैं, यानी कि 4×3 12 टेंस पढ़ा होगा। तो 12 टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। 12 टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। हाँ, कुछ में आपका 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस दिया रहता है, लेकिन हम आपको 12 में 12 बताएंगे, एक भी कटौती नहीं करेंगे। आपको 12 में 12 बताएंगे, कटौती की बात नहीं होती है। यूज नहीं होने के कारण 8 ही टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं लोग, लेकिन हम 12 सीखेंगे। चलिए, कुछ अलग करने की बात है, कुछ अलग करने की। तो इसमें ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल
प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है, इसको हम एक चार्ट बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, एक चार्ट हम बना लें, प्रेजेंट सिंपल का एक चार्ट बना लें और तब इसको हम समझने का प्रयास करें। एक चार्ट बना लें तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपसे पूछे आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसका एक्टिव से पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कुछ लोग फटाक से बोल देते कि हाँ हाँ बनेगा। कैसे बनेगा? दिल्ली इज गॉन बाय मी। एक गलत है, एक गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि दिल्ली तो ऑब्जेक्ट है, नहीं, एक गलत है मेरे भाई, दिल्ली ऑब्जेक्ट नहीं है, दिल्ली कंप्लीमेंट है। वो कंप्लीमेंट है, मैंने पूरा का काम करता है। अगर आपसे पूछे वेयर आर यू गोइंग एंड यू रिप्लाई आई एम गोइंग, तो यह कंप्लीट सेंस नहीं देता है, मैं जा रहा हूं। सुनने वाला को आधा ज्ञान मिलेगा, पता नहीं समझेगा कि कहां जा रहे हैं, उसके मन में क्वेश्चन राइज करेगा ही, वेयर वेयर वेयर। तब आप क्या बताएंगे? अगर बोलते हैं आप आई एम गोइंग टू दिल्ली, तब उसका समझ में आता है ओके ऑल राइट। तो वो क्या समझता है, दिल्ली क्या है? कंप्लीमेंट है, न कि ऑब्जेक्ट है। इसलिए आई एम गोइंग टू दिल्ली ए इसका नहीं बनेगा एक्टिव से पैसिव, क्योंकि दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, एक कंप्लीमेंट है। तो इस तरह का सेंटेंस का गलत आप नहीं बनाइएगा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली इज गॉन बाय मी, ऐसा नहीं बनाइएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस सेंटेंस का सब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिवाइज आप बनाएंगे। हर सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिवाइज नहीं बनाएंगे, उसी का बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट लगा है। और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पर डिपेंड हो, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पर, जनरली बता दें, अगर ऑब्जेक्ट अगर दिल्ली है, टू लगा हुआ है, पटना है, टू लगा हुआ है, स्कूल है, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू लगा है, तो समझिए कि वह ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट में वह टू नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट पहचान सब चाहिए, टू अगर नहीं लगा होगा, नाउन में टू नहीं लगा होगा। चलिए अब देखिए प्रेजेंट सिंपल, इसका एक्टिव का जो है, एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और ये पैसिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? एक्टिव वॉइस का है और एक पैसिव वॉइस का है। अब इसको क्या करेंगे, इसका एक पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, इसके साथ एम, इज, आर, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जरूरत के अनुसार बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जरूरत के अनुसार ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, और ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया जाकर के। क्लियर हो गया? अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। राधा eats an apple,
बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, राधा ईट्स एन एप्पल। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है, एक क्लियर हो गया कि इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है एप्पल, ऑब्जेक्ट है एप्पल, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। तो पहले ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट से, तो इसमें एन लगा हुआ है तो एन लगाएंगे, एन एप्पल, एन एप्पल। इसमें क्या लगाएंगे, तीन में है एम इजार, तो एम तो लगा नहीं सकते हैं, एम तो आई के साथ लगता है, आर मोर देन वन, एक से अधिक के साथ लगता है, ईज लगाएंगे, इसके साथ ईज लगाएंगे, तो लगाएंगे एन एप्पल ईज। अब इसके बाद वर्ब चुनेंगे, वर्ब क्या है, ईट, तो ईट्स का ईट जो है 5 फॉर्म है, वर्ब की कितने फॉर्म होती है, 5 होती है। वर्ब की कितने फॉर्म होती है, 5 होती है, पहले बता दे, V1, V2, V3, V4, V5। इसमें ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल लिख देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और एस फॉर्म। एस फॉर्म, एस फॉर्म क्या होती है, अगर वर्ब में एस या इस लगाते हैं मेन वर्ब के साथ तो एस फॉर्म हो जाती है। एक एग्जांपल भी दे देते हैं, एक सिंपल सा लेते हैं, ईट का ही लेते हैं एग्जांपल, ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग। और इसमें ईट में एस लगाएंगे, ईएस इसमें नहीं लगता है तो ईट्स लिखेंगे। ये भी बताएंगे जब वर्ब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ईट में एस जो लगाते हैं या ईएस लगाते हैं किसी वर्ब में तो कब लगाते हैं, इसका भी बताएंगे। ठीक है, अभी हम वॉइस पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो वॉइस की ओर चलेंगे। और इस पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको समझे, प्रेजेंट सिंपल, ये हो गया राधा ईट्स एन एप्पल, राधा ईट्स एन एप्पल, तो क्या होगा, एन एप्पल इज, ईट का क्या होगा, ईटन। तीसरा रूप बाय राधा, एप्पल किसके द्वारा खा लिया जाता है, राधा के द्वारा खा लिया जाता है। इसमें एक्सेप्ट करने में कोई गुनाह नहीं है, इसलिए मैं बाय राधा लिख दिया। जहां पर गुनाह की बात हो जाए, जहां पर अपराध की बात हो जाए तो छिपा देना ही बेहतर है। क्लियर हो गया, चलिए अब है प्रेजेंट सिंपल का हो गया। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, कंटिन्यूअस के साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा, एम इज आर, एम इज आर, इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, चौथा रूप लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पैसिव में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट एम इज आर प्लस बीइंग लगाएंगे, अपने तरफ से जोड़ेंगे बीइंग। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे,
बाय लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे जरूरत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझ ले, एग्जांपल समझ ले इसका क्या, यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, एक सिंपल सा एग्जांपल है, यू आर टेकिंग टी। अब इसमें टी तो ऑब्जेक्ट है, टी तो ऑब्जेक्ट, उसको आगे रखेंगे तो क्या होगा, टी, और टी के साथ तो इज लगाएंगे, अनकंट्रोलेबल नाउन है तो इज लगाएंगे, टी इज, और टेक का टेकन, टेकन लगाएंगे। जरूरत बाई यू भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें अपराध तो किया नहीं आपने, चाय पी करके कोई अपराध तो ऐसा किया नहीं, तो बाप बाई यू लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके साथ बीइंग आएगा, बीइंग आएगा, बीइंग आएगा, क्लियर। टी इज बीइंग टेकन बाय यू। अब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर ले, परफेक्ट की बात कर ले, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर ले, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट, इसमें हैव लगा देंगे, हैज लगा देंगे, और इसमें क्या लगाएंगे, भी, थ्री लगाएंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस की बात हम लोग करें तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके साथ हैव, हैज और बीन लगाएंगे, BEEN। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, तब बाय लगाएंगे ऑब्जेक्ट जरूरत के अनुसार। क्लियर हो गया, जहां जरूरत नहीं रहेगा वहां नहीं लगाएंगे। जैसे आप देख लें, ही हैज स्टोलन, he has stolen a book, a book, he has stolen a book, उसने एक किताब को चुरा लिया, he has stolen a book, मैं जानता हूं उसने एक किताब को चुरा लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मैं सबके सामने ओपन नहीं करूं, लेकिन ये ओपन कर दूं कि मेरा किताब खो गया, मेरा किताब खो गया, मैं ओपन कर दूं, लेकिन ये ओपन न करूं कि किसने चुराया है, क्या हुआ। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर ले, क्या लिखेंगे, ए बुक, ए बुक हैज बीन स्टोलन, मेरा बुक चुरा लिया गया, मेरा बुक चुरा लिया गया, किसने चुराया मुझे पता नहीं है। तो कितना अच्छा सेंटेंस है, जब मैं किसी को गलती किया भी उसे माफ कर दूं तो पैसिव वॉइस में लिख देते हैं। ये बहुत ही कह सकते हैं मस्त ये ग्रामर का एक पार्ट है, इसको हम स्टडी करते हैं अपने आप को छिपाने के लिए। अब है एक और पढ़ ले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ ले। इसका क्या होगा, इसमें एक्टिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस टाइम प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? बस थोड़ा सा बीइंग लगा दें और कुछ चेंज नहीं करना है। सब्जेक्ट लिख देंगे यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस टाइम। क्लियर हो गया? हम ऊपर वाला को मिटाते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक्टिव वॉइस का जैसे लिखे, दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च for 10 years. They have been doing the research for 10 years. अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, द रिसर्च ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट को चुन लेना है, सेलेक्ट करना है। तो द रिसर्च को हम आगे करेंगे, द रिसर्च और रिसर्च में तो हैज लगेगा, सिंगल है ना। द रिसर्च हैज बीइंग और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन बाय देम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि उसको छिपाना है तो छिपा दीजिए, नहीं तो रखना तो रख सकते हैं। अगर छिपाना मैं चाहता हूं कि वह जो है उसने काम कर रहे हैं लेकिन मैं उसको छिपा दूं, तो छिपा भी सकते हैं। तो क्या होगा? डन फॉर 10 years। रिसर्च कितने सालों से जारी है? कितने सालों से? 10 years से, यानी कि रिसर्च 10 सालों से किया जा रहा है। तो ये रही आपका प्रेजेंट टेंस का हमने ये 4 प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 को एक्टिव से पैसिव वॉइस आज हमने बनाना सीख लिया। इसका हम और भी बताएंगे। इसका अभी मैंने असर्टिव सेंटेंस का बताया है, फिर मैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH नेगेटिव का ही बताऊंगा। तो आज की क्लास इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव, फिर फ्यूचर का एक्टिव से पैसिव, यानी कि 3 वीडियो में मैं उसे कंप्लीट करूंगा। इसके बाद मैं एक एडवांस बनाऊंगा वीडियो इसका, ताकि वह कॉम्पिटिटिव लेवल का भी अच्छे से काम आ जाए। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू।